रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में एक नाम की लगभग 400 से 500 साल के बाद फिर से चर्चा हो रही है और वो नाम है मुगल बादशाह औरंगजेब का। पूरे भारत की राजनीति औरंगजेब के नाम के इर्द गिर्द आ चुकी है और खास करके ये फिल्म छावा छावा फिल्म के रिलीज होने के बाद फिर से एक बार कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ चुकी है और औरंगजेब को लेकर के तरह तरह की भ्रांतियां, तरह तरह की बातें जो है वो इतिहास के आधार पर सामने लाई जा रही है, जिसमें खास करके मंदिरों को तोड़ना, ब्राह्मणों का कत्लेआम करना और जबरन हिंदुओं का धर्मांतरण कराना औरंगजेब द्वारा। तो इन तमाम मुद्दों पर हमने संपर्क किया था दिल्ली की हिस्टोरियन है, हिस्ट्री में पीएचडी करने वाली और हिस्ट्री की बहुत अच्छी नॉलेज रख करके हिस्ट्री को सब तक लाने वाली डॉक्टर रुचिका शर्मा जी से। डॉक्टर रुचिका शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है हिंदुस्तानी रिपोर्टर में। डॉक्टर रुचिका शर्मा जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं रुचिका जी ये जानना चाहूंगा कि औरंगजेब का एक संक्षिप्त में आप इतिहास जो है हमारे तमाम सब्सक्राइबर और तमाम व्यूअर्स और तमाम हिंदुस्तान के लोगों के सामने रखें कि मुगल इतिहास में औरंगजेब की ऐसी एक अलग क्या जगह है। जी, मेरे हिसाब से मुगल इतिहास में औरंगज़ेब की बहुत एक ख़ास जगह है। जी। क्योंकि सबसे पहले तो औरंगज़ेब ही वो रूलर थे जिन्होंने मुगल एम्पायर की सबसे बड़ा टेरिटरी दी। जी। तो उनके समय में कश्मीर से लेकर ऑलमोस्ट पूरा आंध्र प्रदेश तक, तो पूरा का पूरा एरिया, गुजरात से लेकर बंगाल तक पूरा एरिया मुगल एम्पायर के अंडर था। सो मैक्सिमम एक्सटेंट जो था वो औरंगजेब के अंडर था, टेरिटोरियल एक्सटेंट। और इससे बड़ा एम्पायर इंडियन हिस्ट्री में नहीं हुआ। अक्सर लोग अशोक से कंपैरिजन करते हैं कि अशोक का भी इतना बड़ा था, बट अशोक का एम्पायर थोड़ा डिफरेंट था। अशोक का थोड़ा डिसेंट्रलाइज्ड एम्पायर था और वो रिलेशनशिप नहीं थी जैसे कि वहाँ जो भी उनके प्रोविंशियल गवर्नर्स थे जैसे आंध्र प्रदेश के, तो उससे वो रिलेशनशिप नहीं थी जो औरंगजेब की थी। सो औरंगजेब एक टैक्सेशन रिलेशनशिप रखते थे अपनी सारी सल्तनत से। अशोक एक ट्रिब्यूटरी रिलेशनशिप रखते थे जिसमें जो गवर्नर है वो पूरा इंडिपेंडेंट होता है, वो कुछ भी कर सकता है जब एज लॉन्ग एज वो ट्रिब्यूट दे रहा हो जो राजा है जैसे अशोक है। तो औरंगजेब के समय में ये नहीं था, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, मुगल वर्चस्व है आपके ऊपर और आप टैक्सेशन देते हो। वो एक बहुत ही मुश्किल रिलेशनशिप है टू एस्टैब्लिश दैट। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक बात है। तो सबसे बड़ा एम्पायर इंडियन हिस्ट्री में जो किसी रूलर ने दिया होगा वो औरंगजेब ने दिया है। उसके बाद आई थिंक औरंगजेब ही वो रूलर थे जो जिस समय में आए 1658 से 1707 का उनका काफी बड़ा ऑलमोस्ट 50 इयर्स का रूल था। तो जिस समय में वो आए उस समय में मुगल एम्पायर काफी डामाडोल था। ये जहांगीर के समय से ही शुरू हो गया था, हालांकि उसके इफेक्ट्स शाहजहां के समय से दिखना शुरू हुए हमको काफी क्लियरली, पर जहांगीर के समय से ही मनसबदारी सिस्टम में काफी करप्शन वगैरह आ गई थी क्योंकि जहांगीर ने काफी ओवर प्रमोशंस दे दी थी। जहांगीर खुद भी बड़े एफिशिएंट रूलर नहीं थे, थोड़ा उनको अल्कोहलिज्म की प्रॉब्लम थी, तो उससे इतनी एफिशिएंट उनकी रूल नहीं हो सकता था सैडली। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने काफी सारे प्रमोशंस दी तो उससे मनसबदारी सिस्टम में प्रॉब्लम हुई। तो शाहजहां ने सबसे पहले प्रॉब्लम पकड़ी और उस पर कुछ काम करना चाहा, बट उन्होंने भी काफी सारा पैसा बिल्डिंग एक्टिविटीज में लगा दिया। और उसके बाद डेक्कन जो था बड़ा ही एक प्रॉब्लमैटिक फ्रंटियर था। शाहजहां ने औरंगजेब को ही भेजा। तो औरंगजेब रूलर बनने से पहले भी, बादशाह बनने से पहले भी जब प्रिंस थे, जब शहजादे थे, तब भी वो काफी मुगल एम्पायर का उन्होंने काफी कुछ किया मुगल एम्पायर के लिए। फॉर एग्जांपल डेक्कन का सारा फ्रंटियर उन्होंने संभाला जो कि सबसे मुश्किल फ्रंटियर होता था। उनसे पहले शाहजहां संभालते थे अपने फादर के लिए, जहांगीर के लिए। तो ये जब औरंगजेब आए तो फाइनेंसेस मुगल एम्पायर के काफी कम थे और डेक्कन बहुत ही प्रॉब्लमैटिक फ्रंटियर था। काफी सारे जो छुटपुट ये फ्यूडल लॉर्ड्स थे कि जैसे पहले शिवाजी थे, फिर संभाजी, तान्हाजी, ये सब अपना सर उठाने लग गए थे। तो ये उनको कंट्रोल करना पड़ा। तो अगर कोई और रूलर आता, काफी लोग कहते हैं कि अगर दाराशुको आता तो बड़ा अच्छा समय होता, मुझे लगता है दाराशुको आता तो मुगल एम्पायर जो 1707 के बाद खत्म हुआ
वो 1707 से काफी पहले खत्म पहले खत्म हो जाता। क्योंकि दाराशुकों को लड़ना नहीं आता, तो उनको कभी लड़ाई सिखाई नहीं गई थी। वो ही वाज अ मैन ऑफ लेटर्स, उनको पढ़ना वढ़ना अच्छा लगता था। उन्होंने काफी अच्छी किताबें भी लिखी है, मजमू बहरैन करके, जिसमें वो उपनिषद और कुरान के बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं वो लेकर आते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। मैम ये कह सकते हैं कि दारा शिकोह का जो है सूफीज्म की तरफ ज्यादा झुकाव था। जी जी जी, सूफीज्म की तरफ ज्यादा झुकाव था। अकबर को वो अपने जो परदादा थे उनके, उनको काफी अच्छा मानते थे। अच्छा। पर उनको भी, बहुत कम लोगों को पता, उनको भी अल्कोहलिज्म की लत थी। काफी बड़े अच्छा अल्कोहलिक थे वो भी। अच्छा अच्छा और उन्होंने भी एक भी वॉर अपनी टाइम में कभी फाइट नहीं किया था। जैसे अच्छा। औरंगजेब तो सीजन वॉरियर थे, डेक्कन उन्होंने संभाला था, तो उससे बड़ी क्या ही उस समय में काम हो सकता है। अच्छा। उस समय में सबसे बड़ा फ्रंटियर ही यही था, डेक्कन। तो इसीलिए जब सामूगढ़ की लड़ाई भी हुई थी औरंगजेब और दाराशिकोह के बीच में, तो दाराशिकोह को हराना काफी आसान था औरंगजेब के लिए। दाराशिकोह के पास सिर्फ मुराद थे, जो उनके तीसरे भाई थे। औरंगजेब और दाराशिकोह के भाई थे। बट मुराद भी लास्ट मोमेंट पे औरंगजेब ने अपनी तरफ ले आए थे। अच्छा। तो दाराशिकोह के पास फिर कोई बचा नहीं था जो उनके लिए अच्छे से लड़ाई लड़ सके। तो दाराशिकोह अगर होते तो वो नहीं संभल पाते। तो मुझे लगता है औरंगजेब पे ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उनकी वजह से मुगल एम्पायर 50 साल और टिक पाया, नहीं तो 50 साल पहले ही खत्म हो जाता। तो एक औरंगजेब जैसा ही शासक, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत एफिशिएंट हो, मिलिटरीली बहुत अच्छा हो, ऐसा ही शासक मुगल एम्पायर को उस समय में संभाल पा सकता था, और कोई नहीं। और विद ऑल द ग्लोरी, क्योंकि उस समय मुगल एम्पायर की काफी ग्लोरी थी, तो वो ग्लोरी भी कम नहीं हुई, वो उनके बाद ही कम हुई। और उनके बाद जिस स्पीड से मुगल एम्पायर नीचे गया, उससे पता लगता है कि औरंगजेब जो संभाल रहे थे वो कितनी ही बारीकी से इसको संभाल रहे थे, क्योंकि उनके बाद एकदम से ही क्रम्बल हो जाता है। तो ये एक औरंगजेब का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद काफी लोगों को लगता है कि उन्होंने मंदिर तोड़े, बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने काफी मंदिरों को दान भी दिया। हमारे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है, हम आगे डिस्कशन में जब बात करेंगे इसमें तो मैं लेकर आऊंगी। तो वो एक ऐसे रूलर भी थे कि वो मंदिरों को भी दान देते थे। उन्होंने जैन मठों को दान दिया है। जैन खासकर उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहे। उनके समय में राजपूत सबसे ज्यादा काम करते थे मुगल एम्पायर के लिए। 33% वर्कफोर्स मुगल एम्पायर की राजपूत थी। इनफैक्ट जो उनके सारे वॉर्स हुए मराठास से, शिवाजी को मिर्जा राजा जयसिंह लेकर आए थे पकड़कर, तानाजी को उदयभान राठौर के साथ लड़ाई लड़नी पड़ी। उसके बाद जो उससे पहले जब मानसिंह और हल्दी घाटी का जो बैटल हुआ था प्रताप अकबर के समय में, वो भी राजपूत। तो ये राजपूत का काफी बड़ा योगदान रहा कि औरंगजेब का एम्पायर टिक पाया। राजपूत वेरी लॉयल टू औरंगजेब, और औरंगजेब ने फिर राजपूत के वतन जागीर कंटिन्यू किए जो जहांगीर ने शुरू किए थे, जिसमें उनका लैंड परपेचुइटी के लिए हमेशा के लिए उनका होता था। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें देना जो बाकी वो अपनी नोबेलिटी के साथ नहीं करते थे, क्योंकि राजपूत इतने लॉयल थे। तो आधे से ज्यादा जो वॉर्स लड़ी गई है औरंगजेब के टाइम में, चाहे वो मराठा के खिलाफ हो, चाहे वो सिख्स के खिलाफ हो, वो सब राजपूत ने लड़ी है। तो राजपूत का 33% वर्कफोर्स में था। तो औरंगजेब ने बढ़ाया ही राजपूत को, घटाया नहीं। अगर वो एंटी हिंदू होते तो शायद वो घटाते, बट क्लियरली वो एंटी हिंदू नहीं थे। और उन्होंने जैन्स बहुत बड़े फंडर थे औरंगजेब के एम्पायर के। सबसे ज्यादा पैसा जैन्स ने लगाया था। शांतिदास जवारी करके एक सबसे बड़े फंडर थे उनको वापस देने के लिए, उनका मतलब फेवर रिटर्न करने के लिए औरंगजेब ने बड़े सारे जैन मंदिरों को ग्रांट दिया, अबू के, गिरनार के, शत्रुंजय के। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप जैन और मुगल एम्पायर की निकल के आती है। बाद में मैं जैन किताबों से भी कोट्स लाऊंगी, जहाँ पर आपको पता लगता है कि जैन कितने खुश थे औरंगजेब से। तो ये भी कहते हैं कि इनके समय में सबसे ज्यादा रिलीजियस टॉलरेंस है, जिसको हम एग्जैक्टली ऑपोजिट मानते हैं आज। और जैन्स कहते नहीं भाई, इनके समय में हम अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं आराम से, किसी को कोई डर नहीं। तो ये मुझे लगता है ये सब औरंगजेब का काफी इम्पोर्टेंट योगदान रहा। तो उनका मुगल एम्पायर में दर्जा काफी स्पेशल है, क्योंकि उन्होंने मुगल एम्पायर को बरकरार रखा 50 साल और, नहीं तो उससे पहले खत्म हो जाता। तो रुचिका जी, हम सीधा आते हैं। ये जो आमतौर पर अब इल्जाम है कि औरंगजेब ने कई सारे मंदिर तोड़े, कई सारे मंदिर, तो क्या सच्चाई है इसकी? ये रिचर्ड ईटन ने एक स्टडी की थी सर, 1192 से लेकर 1707 के बीच में कितने मंदिर तोड़े हैं। तो उसमें से 80 मंदिर का आंकड़ा लेकर आते हैं, और उन्होंने जो लिस्ट बनाई है उसमें से औरंगजेब का सिर्फ 10 मंदिर हैं जो उन्होंने तोड़े। अच्छा। अगर उसके
बनस्पत आप वो लिस्ट लेकर आए जिनको इन्होंने बनवाया है, जिन मंदिरों को इन्होंने बनवाया और जिन मंदिरों को इन्होंने दान दिए हैं, तो वो कम से कम 20 से 25 हैं। सही। तो औरंगज़ेब ने अगर उनका नेट निकालें तो ज़्यादा मंदिरों को दान दिया है और जी, कम मंदिरों को तोड़ा है। एक मंदिर है 1699 की, वहाँ पे इंस्क्रिप्शन लिखी है, गोपामाऊ करके जगह है, वहाँ पर है। अच्छा, गोपीनाथ मंदिर है, वो शिव का मंदिर है। जी, वहाँ पर लिखा गया है कि नौनित्र राय करके एक मर्चेंट थे जिन्होंने ये मंदिर बनवाया औरंगज़ेब के सानिध्य में, अच्छा, और औरंगज़ेब ने पैसा लगाया इस मंदिर में, और ये जो टैंक और मंदिर बना है वो उन्हीं की दया से बना है और ये शिव जी का मंदिर है। मंदिर है। फिर एक चित्रकूट में है जो अयोध्या के पास है, हाँ, चित्रकूट बालाजी, चित्रकूट, बालाजी। बालाजी टेम्पल है। जी, वहाँ पर एक बहुत बड़ा फरमान मौजूद है औरंगज़ेब का, जो उस समय के महंत पारकदास निर्वाणी को दिया गया था। और वहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि औरंगज़ेब ने इतने बीघा ज़मीन महंत बालकदास निर्वाणी को दी ताकि वो इस मंदिर का निर्माण करा सके। निर्माण। अगर आप वो मंदिर देखेंगे भी सर, तो बना ही बड़ा ही जैसे नूरजहाँ ने अपने फादर के लिए बना था एक मारुतोला का टूम, वैसे ही स्टाइल में बना है वो, चार-चाला बंगाली रूफ स्टाइल में बना है। अच्छा, जो जहांगीर के समय से बड़ी पॉपुलर हो गई थी मुगल आर्किटेक्चर में, कि आप एक चार-चाला रूफ बनाएंगे, वो स्टाइल में बना है, तो वो टिपिकल मुगल स्टाइल में टेम्पल बना है। उसके बाद एक और टेम्पल है, अम, ये दाऊजी महाराज करके टेम्पल का नाम है, अच्छा। वो भी औरंगजेब ने बनवाया था। ये कहाँ पड़ता है? हाँ, मथुरा में है ये, मथुरा में अच्छा, दाऊजी मथुरा महाराज में। टेम्पल है। जी, और उसका नक्कार खाना, और 1672 की इंस्क्रिप्शन है कि उसका नक्कार खाना जो टेम्पल है वो औरंगजेब ने बनाया। जी, फिर केदारनाथ टेम्पल अगेन यूपी में है, वो भी उसकी रीबिल्डिंग, क्योंकि उसमें रिपेयर्स की जरूरत थी, वो भी औरंगजेब ने कराई। जी, वहाँ जो कुमार स्वामी मठ है, कुमार स्वामी मठ से ही अटैच था ये केदारनाथ टेम्पल। कुमार स्वामी मठ की भी स्थापना औरंगजेब ने की थी। जी, फिर सबसे इम्पोर्टेंट दान जो उन्होंने दिया है वो महाकाल टेम्पल को, जो उज्जैन का महाकाल टेम्पल है। उनके समय में हमको फरमान मिलता है कि मालवा के सूबेदारों को बोला गया कि क्योंकि यहाँ पर एक नंदन दीप चलता है महाकाल के टेम्पल में, तो उसका नंदन दीप प्रज्वलित रहे उसके लिए आपको 4 सेर घी देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको टैक्सेस माफ करने पड़ेंगे। तो जो भी आसपास के लैंड्स हैं उसके टैक्स माफ हो गए, वो टेम्पल को जाएंगे, महाकाल टेम्पल को, ताकि वो घी खरीद सके उस पैसे से, ताकि वो जो नंदन दीप है जो हमेशा जलते रहना चाहिए महाकाल टेम्पल में, जलता रह सके। तो महाकाल टेम्पल उज्जैन के भी टेम्पल को उन्होंने ग्रांट दिया। फिर उसके बाद सिख से, काफी लोग बोलते हैं कि सिखिज्म से औरंगजेब को बड़ा प्रॉब्लम था, बट जे.एस. ग्रेवाल करके एक हिस्टोरियन है, उन्होंने सिखिज्म पे बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, आप लोगों को जाके पढ़नी चाहिए। तो जी, उनकी एक किताब है द सिख, सबसे इम्पोर्टेंट किताब। उसमें वो कहते हैं कि जो गुरु हरराय के बेटे थे, राम राय, उनको देहरादून में टैक्स फ्री लैंड ग्रांट औरंगजेब ने दिया। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई प्रॉब्लम थी सिखिज्म से, उन्होंने सिखिज्म से। सिख जी, पुरुष को भी ग्रांट दिया है। अच्छा, फिर जीवन गोसाई करके बहुत बड़े सेंट थे, उनको बेनी माधव ग्रांट का बेनी माधव घाट का ग्रांट मिला था। फिर शांतिदास जवाहरी का तो मैंने बात बताई ही, जी, कि उनके समय में भी उनको ग्रांट मिला था शत्रुंजय गिरनार और अबू के टेम्पल्स को। फिर विजय चंद्र सूरी, भीम सूरी, ये दोनों जैन सेंट्स थे जिनको अगेन औरंगजेब ने ग्रांट्स दिए थे। तो ऐसे बहुत सारे और टेम्पल्स हैं हमारे पास, एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर उनको ग्रांट्स मिले। सोमेश्वर नाथ टेम्पल करके एक है जिसकी सबसे स्टोरी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, उसका अराउंड 1970s में एक इशू आया था। बी.एन. पांडे करके उस समय नगर पालिका के सचिव थे। तो उसके बाद वो 1980s में उड़ीसा के गवर्नर भी रहे। तो बी.एन. पांडे के सामने आया था सोमेश्वर नाथ टेम्पल के महंत की डेथ हो गई थी। तो वहाँ पर वो जो एरिया था, टेम्पल का एरिया, लोगों ने कब्जा कर लिया। तो उनके टेम्पल ट्रस्टीज लेकर आए थे फरमान औरंगजेब का कि हमको तो औरंगजेब के समय से ये ग्रांट मिला है, तब से हमारे पास ये लैंड है, हमारे पास ये टेम्पल है। उन्होंने ये टेम्पल बनाया। इनफैक्ट वहाँ पर एक पिलर भी मौजूद है जिसको धर्मडंडा कहते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है कि औरंगजेब इलाहाबाद आए थे और औरंगजेब ने 16 टेम्पल्स को ग्रांट दिया
जब वो इलाहाबाद आए थे उनकी विजिट पे। जी तो जो अपने आप में बड़ा फ़ैसिनेटिंग है, हमें किसी किताब में तो इसका ज़िक्र नहीं है बट वो इंस्क्रिप्शन में बाकायदा लिखा हुआ है ये। जी इसीलिए मुझे लगता है इंस्क्रिप्शंस देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, काफ़ी लोग सिर्फ़ किताबें देखते हैं। फिर वृंदावन के मदन मोहन जो टेम्पल है, जिसका आई थिंक अभी भी चर्चा चल रहा है, वहाँ का टैक्स फ्री ग्रेज़िंग लैंड, ताकि काउज़ जो हैं वहाँ की वो जी ग्रेज़ कर सके, वो टैक्स फ्री भी औरंगज़ेब ने कराया था। मंगलदास बैरागी करके एक बैरागी सेठ थे, उनको भी ग्रांट और एक खिलात मिली थी। खिलात उस समय बड़ा इंटरेस्टिंग एक फिनोमेना होता था मुगल एम्पायर के समय में, जहाँ पर जो भी एम्परर पहनता है, जो रोब एम्परर पहनता है, जी अगर उसने 1 या 2 बार पहन लिया तो ये माना जाता है कि वो उनकी बरकत से सराबोर हो गई। जी तो वो आपको मिलती है तो एक बहुत बड़ा हाई ऑनर माना जाता है। जी तो मंगलदास बैरागी को मिली थी, तो उनके लिए बहुत बड़ा ऑनर रहा होगा। गरीबनाथ सन्यासी करके एक और सेंट है जिनको औरंगज़ेब ने ग्रांट दिया। उसके बाद जंगम सेंट्स को भी मदद-ए-माश ग्रांट्स मिली। जो मदद-ए-माश ग्रांट्स सेंट्स को ही दिए जाते थे उस समय में, जो भी अच्छा रिलीजियस सेंट्स हों, ताकि उनकी मदद हो सके। तो वो ग्रांट भी औरंगज़ेब ने दी। तो इतनी बड़ी लिस्ट है औरंगज़ेब के ग्रांट देने की, अच्छा जो कि इंस्क्रिप्शन से, उनके फरमान से काफ़ी क्लियर हो जाती है। जी तो मुझे लगता है कि ये इसका एक भी एग्ज़ाम्पल कभी टेक्स्ट बुक्स में दिखाया नहीं जाता है। अच्छा मतलब एनसीईआरटी में उनके मंदिर तोड़ने की ज़िक्र है, बट कहीं भी लिखा नहीं हुआ कि भई उन्होंने ये सारे मंदिर बनवाए भी, इन सारे लोगों को ग्रांट दिया भी। तो क्योंकि अगर आप ये सब बताना शुरू कर देंगे तो फिर औरंगज़ेब कोई भी और मुगल रूलर की तरह हो जाएगा। हो जाएगा जिसने अगर मंदिर तोड़े हैं तो जी फिर मंदिरों को बनवाया भी है और मंदिरों को ग्रांट दिया भी है। दिया है फिर आप उसपे सियासत नहीं कर पाएँगे कि भई ये तो बड़ा ही खराब शासक था, खराब शासक इसने था सिर्फ मंदिर तोड़े हैं। तो आई थिंक इसीलिए कोई बताता नहीं। ये अभी मौजूदा दौर में जो छवि दिखाई जा रही है क्रूर शासक की, बिल्कुल उसी के तहत ये तमाम बातें जो है फैलाई जा रही है। तो इसमें एक बात है रुचिका जी कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे एक बड़ा किस्सा जो है औरंगजेब के बारे में बताया जाता है कि रोजाना जो है वो कई हजार ब्राह्मणों को जब तक कत्ल नहीं करते थे, उनके जेरों नहीं काटते थे, तब तक भोजन नहीं किया करते थे। क्या सच्चाई है इस पर? कि बिल्कुल कोई किताब में नहीं लिखा है ऐसा, जी और कोई अम, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो भोजन नहीं करेंगे अगर ब्राह्मणों को नहीं मारेंगे। मुझे नहीं लगता कि औरंगज़ेब ने अगर किसी को मारा हो तो इसलिए मारा हो क्योंकि उनका धर्म अलग है। हाँ ये कहीं नहीं है। अगर आप गुरु तेग बहादुर का एग्ज़ाम्पल भी लें, जिनको बोला गया था कि आप इस्लाम कबूल कर लो। हाँ गुरु तेग बहादुर के साथ उनकी लड़ाई जहांगीर के समय से चली आ रही है। जब गुरु अर्जन देव ने जहांगीर के बेटे खुसरो, क्योंकि खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ बगावत कर दी थी, जी तो खुसरो के माथे पे तिलक गुरु अर्जन देव ने किया था। तो जब खुसरो का उन्होंने रिबेलियन हटाया, उनको जी उसका खत्म किया रिबेलियन आगरा में, जी तो खुसरो को तो उन्होंने ब्लाइंड किया ही किया, ताकि वो दोबारा कभी राजा बनने का ख्वाब ना देख सके जहांगीर जी उनके बेटे को। हाँ पर उसके बाद उन्होंने उन सबको मौत के घाट उतारा जो खुसरो का थोड़ा सा भी समर्थन करते। समर्थन कर रहे तो थे इसमें गुरु अर्जन देव एक थे, और फिर नूरजहां के जो हस्बैंड थे, शेर अफगान का जिनको टाइटल मिला था, जो जी उनके फर्स्ट हस्बैंड थे, अली कुली इस्ताचियो, जिनको बंगाल की रियासत मिली थी, उनको भी उन्होंने लगवाया, क्योंकि वो भी खुसरो के बहुत पॉलिटिकल लड़ाई रही गुरु अर्जन देव से कि आपने पॉलिटिकली कि मेरे पॉलिटिकल राइवल को सपोर्ट किया है, जी मेरे सियासी राइवल को, मेरे सियासी दुश्मन को सपोर्ट किया है, तो मैं उसका बदला लूँगा। तो ऐसे कभी नहीं था कि वो रिलीजियस है। उससे पहले अकबर ने तो गुरु अर्जन देव को टैक्स फ्री लैंड ग्रांट देना शुरू कर दिया था। जी उसके बाद फिर गुरु हरगोबिंद ने हंटिंग शुरू कर दी, जो कि मुगल एम्पायर में बहुत बड़ा बगावत का साइन माना जाता था, क्योंकि अगर आपको हंट करनी है तो आपको रॉयल परमिशन लेनी बहुत ज़रूरी है, अच्छा क्योंकि सिर्फ रॉयल्टी ही, मतलब सिर्फ बादशाह ही हंट कर सकता है, शिकार पे जा सकता शिकार है। जा सकता अगर आपको शिकार जाना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, पर गुरु हरगोबिंद ने नहीं ली, तो उसका भी कभी उनको खैर दंड तो मिला नहीं। जी उसके बाद गुरु तेग बहादुर ने फोर्ट्स बनाने शुरू कर दिए, जैसे लोहगढ़ वगैरह। अब फोर्ट बनाना डायरेक्ट रिबेलियन का साइन था जी कि अगर आप फोर्ट बना रहे हैं खुला without खुला उनके विद्रोह है permission, जी, तो आप सीधा बगावत कर रहे हैं। जी तो वो एक पॉलिटिकल साइन था ऑफ रिबेलियन। फिर उसके बाद टैक्स
टैक्स फ्री लैंड ग्रांट नहीं होने के बावजूद भी अगर आप वहाँ उस एरिया का टैक्स कलेक्ट करें, जैसे शिवाजी भी यही करते थे, तो दोनों से यही प्रॉब्लम थी कि आप मुगल एम्पायर के हिस्से के टैक्सेस अपने हिस्से में ला रहे हैं विदाउट परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्पायर। तो ये आप पॉलिटिकल ओपोनेंट हो गए थे मुगल एम्पायर के, फिर आप एज अ पॉलिटिकल ओपोनेंट। और उस समय में ये था कि अगर आप इस्लाम कबूल करेंगे तो आपको पार्डन मिल जाएगा, तो आपको एग्जीक्यूशन नहीं मिलेगी, तो आपको मारा नहीं जाएगा। अच्छा, उस समय में ये रूल था। अब आप ये रूल पे बहस कर सकते हैं कितना सही कितना गलत, बट हर एक रूलर का एक अपना ही रूल था कि जी, भाई आपको पार्डन इसलिए मिलेगी अगर आप ये करेंगे। किसी रूलर का ये भी हो सकता है कि आप पार्डन इसलिए मिलेगी अगर आप मेरे कदमों को छूएंगे, तो आप उस पे भी बहस कर सकते हैं। तो ये एक रूल था, उस समय कोई डेमोक्रेसी थी नहीं monarchy थी। जैसे एक रूल था कि अगर आप जी जैसे हम उदाहरण के तौर पर इसे जोड़ सकते हैं, अंग्रेजों के जमाने में अगर मुखबिरी करो तो आपको माफी मिल जाएगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आइडिया वही था कि अगर आप एम्परर के रूल फॉलो करेंगे तो जी। आपको पार्डन मिल जाएगी। शासक की बात मान लीजिए। जी एग्जैक्टली। जी, तो बट अगर आपको नहीं माने तो फिर आपको वो मिलेगा, तो हाँ, उस पे आप बहस कर सकते हैं कर कि सही सकते था कि नहीं। बट अगर आप आज के तरीके से डेमोक्रेसी से देखेंगे जी, तो वो आपको फिर सारा रूल अंग्रेजों का भी ऐसा ही लगेगा। उस समय तो अंग्रेजों के समय में तो सेडिशन का जैसे ही आप पे थोड़ा सा भी शक हुआ सीधा जेल। उसमें कोई आपको ये भी नहीं था, कोई हेबियस कॉर्पस नहीं था, वो कुछ नहीं है। तो यही बात थी कि अगर आप इस्लाम, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि आप इस्लाम कबूल कर लेंगे तो आपको पार्डन मिलेगा। जी, ये नहीं कि आप इस्लाम कबूल नहीं कर रहे तो मैं आपको मारूं, ऐसा नहीं करते थे। अच्छा, कोई रैंडम किसी के पास जा रहे हैं, किसी ब्राह्मण को बोल रहे हैं आप इस्लाम कबूल करो नहीं तो मैं आपको मार दूंगा, ऐसा नहीं। जी। ये ऐसा लोगों की इमेजिनेशन में है, ऐसा एक्चुअल में। व्हाट्सएप तो ऐसा यूनिवर्सिटी का कभी खेल है, जी सॉरी जिसे हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कमाल कह सकते हैं कि ये जो मैसेजेस फैलाए जा रहे हैं इस तरीके के, ये व्हाट्सएप जी पर जी ज्यादा चलते हैं। ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल मिसकंसेप्शन है, और जी, इसमें व्हाट्सएप का पूरा पूरा योगदान है। जी, और ये आइडिया है कि भाई अगर ये अब आपने ये आइडिया बना लिया कि ये तो धर्म के खिलाफ, हमारे धर्म के खिलाफ वाला रूलर है, तो फिर आप उसमें कोई भी तोहमत लगाते जाएं, लोग तो बिलीव करते ही रहेंगे कि भाई जी, हाँ इसने ब्राह्मणों को मारा होगा, उसके बगैर इसका खाना नहीं पचता होगा। अच्छा, कुछ भी आप फिर बोलते जाएं, उसका कोई बेसिस नहीं होता है। तो आई थिंक इसका कोई बेसिस नहीं है। औरंगजेब ने किसी को सिर्फ इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो अलग धर्म फॉलो करते थे, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। अम, उनके उन्होंने जितने लोगों को भी मारा इसीलिए मारा क्योंकि वो पॉलिटिकली उनके अगेंस्ट थे। वो मुसलमान और खुद करते थे, वो उनका इस्लाम धर्म था, बट वो इस्लाम के हिसाब से पूरे का पूरा अपना एम्पायर गवर्न करेंगे ऐसा नहीं था। वो अच्छा, राजधर्म का पालन करते थे, इसीलिए उन्होंने कितने लोगों को ग्रांट्स भी दिए जो मुस्लिम थे। ऐसा नहीं। लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि जाती जिंदगी में वो इस्लाम ज्यादा फॉलो करते थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ज़ाती जिंदगी में वो ज्यादा फॉलो करते थे, और पहले जब वो प्रिंस थे इतना नहीं फॉलो करते थे, बाद में जब वो रूलर बन गए वो ज्यादा फॉलो करते थे। वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज रूल ज्यादा थोड़ा इस्लामिक हो गए थे अपनी पर्सनल फॉलोइंग रिलीजन में। जी, उन्होंने उनकी है उन्होंने शराब बैन कर दी थी, उन्होंने मुहतसिब अपॉइंट किए थे। मुहतसिब होते हैं वो जो ये देखें कि अगर शरिया के हिसाब से कोई फरमान जारी हुआ है तो वो फॉलो हो, फॉलो तो हो। वो ये मेक श्योर करते हैं। जी, बट ऐसा नहीं है कि औरंगजेब के समय में लोग शराब नहीं पीते होंगे। मनुची, निकोलाई मनुची हालांकि बहुत सारी गॉसिप लिखते हैं, बट वो ये लिखते हैं कि काफी सारे लोग सिर्फ जो मेन सिटीज थी उसमें ये थोड़ा फॉलो होता था, बट बाकी सारी जगहों में लोग काफी शराब वराब का सेवन करते थे। तो ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं था कि अगर आप शराब का सेवन करोगे तो आपको मौत के घाट उतार दिया ये जाएगा। जाएगा। आई थिंक वो इनका एक पर्सनल था, और पर्सनली वो बहुत इस्लाम को बिलीव करते थे। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि जस्ट बिकॉज मैं इस्लाम में बिलीव करता हूँ तो सबको बिलीव करना चाहिए, ये कभी उनका आइडिया नहीं। जी, अ, जैसे अभी आपने काफी तस्वीर साफ कर दी रुचिका जी कि धर्म को लेकर के औरंगजेब कहीं पर भी मतलब कट्टर नहीं थे और किसी पर धर्म नहीं थोपते थे। तो एक उदाहरण अक्सर जो है पढ़ने मिलता है, खास करके व्हाट्सएप पर बहुत सारे उस तरीके के जो है मैसेजेस अलग अलग तरीके से, लेकिन सबका सारांश एक ही होता है कि कहीं बनारस में एक उनका गवर्नर था और उसने उनके किसी माताहत कोई अधिकारी या कर्मचारी था, उसकी बेटी को देख लिया था और वो उस बेटी को पाना चाह रहा था और उसने हुक्म दे दिया कि बेटी को लाकर मेरे पास सौंप दो। तो बेटी के कहने पर फिर वो गवर्नर जो है बादशाह औरंगजेब के पास पहुंचा,
और उन्होंने बताया, तो फिर उनकी और बेटी की गुहार पर बादशाह औरंगजेब वहां पहुंचे और उस गवर्नर को हाथी के पांव तले दे दिया। देखिए यहां पर यह सवाल मेरा पूछने का मकसद यह है कि इसके काउंटर में छत्रपति शिवाजी महाराज का एक उदाहरण दिया जाता है कि उन्होंने कल्याण के मुस्लिम सूबेदार की बहू को जो है, जब रेड हुई थी उनकी और उस रेड में या छापामारी में उस बहू को पकड़ा था, तो उसको कपड़ा आदि और कुछ तोहफे वगैरह देके कल्याण के सूबेदार को बाइज्जत वापस घर भिजवाया था। तो ये औरंगजेब का एक किस्सा जो है इतिहास के संदर्भ से मिलता है, तो ये कितना सही है? मेरे को लगता है कि ये आइडिया कि अगर एक ये मुस्लिम रूलर है, अलाउद्दीन खिलजी के साथ भी बहुत हुआ है जी कि वो किसी ना किसी की बेटी के पीछे पागल होगा, किसी ना किसी बेटी को इज्जत लूटना चाहेगा। ये बड़ा कॉमन सा एक ट्रोप है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में तो ये आइडिया नहीं था, पर जब वो मर गए थे उनके 200 साल बाद ये सारी किताबें लिखी गई, जैसे अच्छा। कि ताई वार्ता, पद्मावत, जहाँ पे अलाउद्दीन को एक ऐसा रूलर बनाया गया, नारायण दास की चिताई वार्ता और पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी। ये दोनों किताबें उस समय में ही लिखी गई थी। वुमनाइजर बता रहे हैं इन सब, अलाउद्दीन खिलजी को वुमनाइजर बताया जाता था। जी, एग्ज़ैक्टली, बहुत बड़ा वुमनाइज़र बताया जाता है और ये आइडिया है कि भई वो आपकी ज़न और ज़मीन दोनों ले लेगा, राइट? तो ये जो आइडिया है इसमें बड़ा आता है। तो इसमें रामा श्रीनिवासन ने बड़ी अच्छा एक अपना एसे लिखा है जिसमें वो बताती हैं कि ये सारी किताबें 200 साल बाद लिखी जा रही हैं और ये सारे जो रूलर्स हैं, ये उस टाइम तो औरंगज़ेब के कंटेम्परेरी भी नहीं थे। जैसे कि पद्मावत में रत्न सेन जो रूलर हैं, उस समय रत्न सेन कोई रूलर था ही नहीं जब अलाउद्दीन खिलजी जिंदा थे। उस रतन सेन तो तब रूलर था जब मलिक मोहम्मद जैसी जिंदा थे, 16th सेंचुरी, मतलब उनके मरने के 200-300 साल बाद। तो ये इसमें फिक्शन ज्यादा है इन स्टोरीज में और हिस्ट्री कम। अलाउद्दीन खिलजी को इसलिए बना दिया गया क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय बहुत टैक्सेशन के रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट कर दिए थे। उन्होंने घड़ी, चराई वगैरह ये टैक्सेस लगाए थे। घड़ी वाज हाउस टैक्स, चराई वाज कैटल टैक्स, और ये सब उन लोगों पे भी लगाए थे जिन पे पहले टैक्सेस नहीं लगते थे, जिनको जैसे कि चौधरी हो गए, मुकद्दम हो गए, खोत्स हो गए, जो कास्ट लैंडेड एलीट्स थे उस समय के। यानी हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि उस वक्त का जीएसटी लगाया था उन्होंने। जी, और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग, और वो जीएसटी सिर्फ आम लोग नहीं देते थे, खास लोग भी देते थे। इसलिए खास लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हुई। तो ये जो अक्सर ये जो खास लोग थे, ये बाद में जाके इनका नाम राजपूत से फेमस हुआ। 16th सेंचुरी में ये नाम आता है, बड़ा ही फेमस है, राजपूत की ट्राइब्स है होता है। तो इन्होंने फिर अपनी हिस्ट्री और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से ट्रेस करना शुरू की कि उस समय में जो हमारे चित्तौड़ के राजघराने थे वो भी हमारे राजघराने थे। पृथ्वीराज से ट्रेस करना शुरू कर दिया है होता है। तो ये आइडिया फिर राजपूत ने अपनी हिस्ट्री लिखवानी शुरू की। पद्मावत भी जिसके लिए लिखी गई तो वो एक राजपूत राजा ही थे। छोटे लैंड ओनर थे, वो मर्चेंट थे, बट ही वाज फ्रॉम द राजपूत कास्ट। चित्ताई वार्ता भी जिनके लिए लिखी गई वो भी राजपूत थे। सिलाधी पूर्विया राजपूत थे वो। तो ये सारी किताबें राजपूत हिस्ट्री के लिए लिखी गई कि अलाउद्दीन खिलजी ने जिनके एंसेस्टर्स का फॉर्चून इतना खराब कर दिया। बर्नी बताते हैं, उस समय के हिस्टोरियन थे बर्नी, उन्होंने अपनी तारीख फिरोजशाही में लिखा है कि उस समय में इतना अलाउद्दीन खिलजी का रुतबा था कि चाहे कितने भी लोगों को प्रॉब्लम हो, ज़्यादा टैक्सेशन हो, कोई भी ऐसा नहीं था कि उनके खिलाफ बगावत कर सके। तो इंग्लिश में बोला गया कि भाई nobody ever dare make bobble or a noise, तो मतलब इतना उनका वो था, रुतबा था। तो बाद में ये सब होना शुरू हुआ उनकी मौत में। तो आई थिंक औरंगजेब के साथ भी यही ट्रोप फॉलो होता है। अच्छा, कि आप उनको ये एक आइडिया बना दो कि वो वुमनाइजर थे, बड़ी सारी औरतों के पीछे थे वो, और औरत के लिए फिर उन्होंने इनको मौत के घाट उतार दिया या इनके साथ ऐसा कर दिया या इनकी जमीन लूट ली। आई थिंक ये बड़ा एक कॉमन ट्रोप रहता है। जहाँ तक हमें पता है तो आई थिंक ये एक लेजेंड ही है, ऐसा कोई उसमें कोई ट्रूथ नहीं है। आप ये दो जो सोर्सेज हैं ये बड़ा ही औरंगजेब को खराब बताती हैं, खाफी खान की मुंतखबुल लबाब और निकोलाउ मानुची की स्टोरी ऑफ निकोलाउ मानुची दारिशकों को सपोर्ट करते थे। निकोलाउ मानुची को फारसी नहीं आती थी, यहाँ की कोई भी लैंग्वेज नहीं आती थी। अच्छा, वो आए थे, बाहर से आए थे, तो इटालियन ट्रैवलर थे, तो वो वही भाषा समझते थे और उनको जो कोर्ट में दिखता था वो लिखते थे। उसके बाद बाहर क्या हो रहा है वो गॉसिप, बाजार गॉसिप से लाते थे।
अच्छा। तो आई थिंक वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है समझना कि अगर ये सारी सोर्सेस आ भी रही हैं तो कहाँ से आ रहे हैं। जी। खफी खान उनके कोर्ट हिस्टोरियन थे। खफी खान भी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि पूरी मुगल एम्पायर की हिस्ट्री लेके, तो उन्होंने नूरजहाँ वगैरह के बारे में भी लिखा है। अम, औरंगज़ेब की सबसे बढ़िया हिस्ट्री आलमगीरनामा में है, जो कि हमारे पास पूरी मौजूद नहीं है, बड़ी ही डिटेल्ड हिस्ट्री है। तो उससे थोड़ा औरंगज़ेब का अच्छा हमें पता लगता है किताब उनके बारे में। बाकी जो मासिर आलमगीरी वगैरह हैं, तो लिखते ही हैं कि बड़ी अब्रिज्ड वर्ज़न है। 1100 पेजेज़ अगर आलमगीरनामा के हैं, तो उसको 11 पेजेज़ कर दिया गया मासिर आलमगीर को, उनके प्रीफेस में ही लिखा गया है। तो वो अच्छा। आपको ऑलरेडी पता लगता है कि बड़ी अब्रिज्ड सी वर्ज़न है। तो आई थिंक ये थोड़ा एक एग्ज़ैजरेशन टेक्स्ट में तो है ही, बट व्हाट्सएप पे तो और भी ज़्यादा है, जो टेक्स्ट में नहीं भी मिलता है, वो व्हाट्सएप में आपको मिल जाएगा। मिल जाएगा। हाँ, हाँ। रुचिका जी, फिल्म छावा रिलीज होने के बाद महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी महाराज, अब ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इस्लाम नहीं कबूला, इसलिए औरंगजेब ने जो है उनको बेहद क्रूरता से, उनको बेहद उनको शारीरिक यातनाएं दे करके, तकलीफें करके उनकी हत्या कर दी, उनका कत्ल करवाया। जी। हिस्ट्री क्या कहती है इस पर? ये मुझे लगता है ये गलत है ये कहना, अगेन कॉन्स्टेंटली ये कहना कि भाई वो इस्लाम नहीं बोलते थे। संभाजी जो थे, जैसे कि पहले शिवाजी थे, औरंगजेब के पॉलिटिकल राइवल थे। जी। उन्होंने इनफैक्ट काफ़ी समय से मुगल एम्पायर के खिलाफ बगावत कर रखी थी, और उनको पकड़ने की काफ़ी समय से जद्दोजहद चल रही थी। मुगल एम्पायर काफ़ी समय से कर रहा था। सेम जो प्रोटोकॉल जो शिवाजी फॉलो करते थे, चौथ और सरदेशमुखी लगाने का, जो कि टैक्सेशन थी, जो मुगल एम्पायर की हिस्से की टैक्सेशन थी, वो अब इनको जा रही थी। वो सेम चीज़ संभाजी भी करते थे, और इसीलिए ये रिटेलिएशन शुरू हुई कि संभाजी को आप पकड़ कर लाएं और उनको ये दिया जाएगा। और जैसे कि गुरु तेग बहादुर के साथ हुआ, लास्ट में आप उनको पार्डन का एक यही मौका देंगे कि अगर आप इस्लाम कबूल करेंगे तो हम आपको नहीं मारेंगे, यू विल बी स्पेयर्ड एग्जीक्यूट, क्योंकि वही रूल था उस समय का। अच्छा। तो वही हुआ, और जब संभाजी ने नहीं माना तो फिर उनके साथ एक क्रूरटी हुई। और पनिशमेंट्स आप कहीं भी हिस्ट्री में ले लें, कोई भी पनिशमेंट नॉन क्रूअल तो होगी नहीं। ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई किसी को बड़े अच्छे तरीके से, साइलेंट तरीके से, प्यार से किसी राजा ने मारा हो। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। एक नरसिम्हवर्मन करके रूलर थे, ये 6-7 सेंचुरी का एग्जाम्पल है। पल्लव रूलर थे वो। उनकी एक इंस्क्रिप्शन है कुरम पल्लव ग्रांड उसमें। तो जब उन्होंने चालुक्य वेंगी के राजा चालुक्य राजा थे, तो वहाँ पर उसके खिलाफ पुलकेशिन II करके बड़े फेमस राजा थे वो चालुक्य। तो उनके खिलाफ जब मोर्चा किया और उनको जब हरा दिया, तो उन्होंने उनकी बॉडी पे विजया करके टैटू कर दिया, जो कि मतलब उस समय तो टैटू का कोई वो नहीं होता था, तो आग में जलाकर हर एक अक्षर को वहाँ पर लिख दिया। लिख तो दिया। ताकि उनको पता लग सके कि यू हैव बीन कॉन्कर्ड, कि आप पर विजय पाली गई। पाली गई है। और उसके बाद उन्होंने उनकी बेटी को उठा लिया और उनकी माँ को उठा लिया और किडनैप करके ले गए। ये बड़ा ही कॉमन एक ट्रोप आता है कि अगर आपने किसी को हरा लिया है, तो आप उनके जो घराने की औरतें हैं उनको आप उठाकर अपने पास ले जाएं, किडनैप कर लें। ठीक है। कईयों को प्रिजनर्स ऑफ वॉर रख दिया जाता था, बट जो रॉयल होती थी तो उनको ऑफन आप अपने हरम में रखते थे। तो ये आइडिया कि सिर्फ मुगल्स ही हरम रखते थे, बिल्कुल गलत है। चोलास के टाइम पे, पल्लव्स के टाइम, सबके टाइम पे सभी राजा महाराजाओं के वक्त में। जी, जी, जी। तो ये क्रूअल्टी आई थिंक आपको हर जगह मिलेगी। एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, वीर राजेंद्र चोला करके एक रूलर थे 10th-11th सेंचुरी के। बहुत ही फेमस चोला रूलर वो भी रहे हैं। तो उनके खिलाफ चालुक्य राजा सोमेश्वर थे उस समय, उन्होंने मोर्चा निकाला था, उनकी कैपिटल को अटैक किया था, और उनकी जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे वो चामुंडराज करके इंसान था। तो उन्होंने जब वो हार गए, जब चालुक्य की सेना हार गई चोला से, तो वीर राजेंद्र चोला ने चामुंडराज को का धड़ सर से अलग किया, और उसके बाद उनकी जो बेटी थी, जो इंस्क्रिप्शन में लिखा है, करंडई प्रशस्ति करके बड़ी फेमस प्रशस्ति है, उसमें लिखा है कि वो पीकॉक के समान, मोरनी के समान सुंदर थी, नगलाई करके उनका नाम था, उसका नाक काट दिया। और उनकी मम्मी और उनके जो बाकी घराने की लड़कियां थी उनको उठा।
तो ये आइडिया कि भाई आपने क्यों, मतलब एक तरफ तो ये है कि आप संभाजी को यातनाएं दे रहे हैं जो कि आपके क्लियर पॉलिटिकल राइवल है। एक तरफ ये है कि आप एक ऐसे इंसान को यातना दे रहे हैं जिसका वॉर से कुछ लेना देना नहीं, औरतों का इन वॉर से कुछ लेना देना कोई नहीं, लेना दे आर देना सिविलियन पॉपुलेशन। नहीं। यस, जस्ट एब्सोल्युटली। बिकॉज वो रॉयल घराने से रिलेटेड है इसका मतलब ये नहीं है कि आप, आई थिंक ये मेरे हिसाब से तो और भी ज्यादा क्रूरता है जी, कि आप उस इंसान को दंड दें जिसका वॉर से कुछ लेना देना नहीं। सीधा कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि संभाजी को जो भी पनिशमेंट मिली वो पॉलिटिकली मिली, क्योंकि वो उनके पॉलिटिकल राइवल थे। इससे अगेन धर्म का कुछ लेना नहीं। धर्म का कोई लेना देना नहीं था। अब एक मांग पिछले कुछ दिनों से आप देख रही होगी, टीवी चैनलों पर खबरों में देख रही होगी कि अब औरंगजेब की कब्र नहीं चाहिए। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे संगठन जो है पिछले 2-3 दिनों से लगातार कह रहे हैं, सरकार को चेतावनियां दे रहे हैं कि इस कब्र को उखाड़ दिया जाए, वरना हम बाबरी मस्जिद की तरह कार सेवा करेंगे और इसे उखाड़ फेंकेंगे। कितना उचित और कितना सही मानती है आप इसे? हिस्ट्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या असर पड़ सकता है? बिल्कुल सही नहीं मानती मैं सर इसको। मुझे लगता है ये कितना डेंजरस बयान है ऐसी नेशन में देना जहां पर पहले बाबरी मस्जिद जैसी हरकत हो चुकी है। है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ें तो उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है बाबरी मस्जिद में। सबसे पहले तो बाबरी मस्जिद डेमोलिशन को इलीगल ठहरा दिया, जी। ये नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत हुआ, जी और जिन्होंने भी ये किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। जी तो ये उस देश में ये कहना कि भाई हम एक और हिस्टोरिकल साइट खराब करेंगे, तोड़ेंगे, जहाँ पर पहले ऐसा हो चुका हो और जहाँ की अदालत ने कह दिया हो कि ये गलत है, वो अपने आप में बहुत डेंजरस और बहुत ही इलीगल बात है। इनको ऑलरेडी अरेस्ट हो जाना चाहिए। खैर, दूसरा मुझे लगता है कि अगर आप वो जजमेंट में पढ़ें तो बाबरी मस्जिद के नीचे टेम्पल डिस्ट्रक्शन कभी प्रूव नहीं हुआ। जी तो ये सीधा उस जजमेंट में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि टेम्पल उसके नीचे डिस्ट्रॉय हुआ है। तो आपने बाबरी मस्जिद को किस लिए डिस्ट्रॉय किया, उसका कोई फायदा ही नहीं, इट्स जस्ट कंप्लीटली माइंडलेस एक्ट। और उसके बाद जो कम्युनल वायलेंस हुआ वो अलग। तो एक ऐसी नेशन जहां पर इतना बड़ा हिस्ट्री का लॉस हो चुका हो कि हमने बाबरी मस्जिद खो दिया, उसके बाद इतनी कम्युनल वायलेंस हुई, उस नेशन में ऐसी डिमांड फिर से रखना मेरे हिसाब से बहुत डेंजरस और बहुत इलीगल काम है। दूसरा, अगर आप औरंगजेब की ग्रेव देखी हो आपने, मैंने देखी है, फुल्लाबाद गई थी बहुत समय पहले जब मैं बीजापुर की स्टडी कर रही थी, 2014-15 की बात है। तो वो सैयद ज़ैनुद्दीन की दरगाह में उनकी मतलब ग्रेव है। बहुत ही छोटी सी, बड़ी इंसिग्निफिकेंट सी ग्रेव है, क्योंकि औरंगजेब चाहते ही थे कि वो बड़ी इंसिग्निफिकेंटली पड़ी। उसके ऊपर कोई मकबरा नहीं है और टूम उन्होंने नहीं बनवाया है। उसके आसपास जो जाली भी लगी है वो लॉर्ड कर्जन के कहने पर निजाम ऑफ हैदराबाद ने लगाई थी, मार्बल की जाली, ताकि लोगों को पता लग सके कि औरंगजेब की ग्रेव है। नहीं तो उससे पहले तो लोगों को पता ही नहीं था बड़ी क्लियरली कि औरंगजेब की ग्रेव है, क्योंकि इतनी इंसिग्निफिकेंट से आपको लगेगा नहीं कि औरंगजेब। जी तो उसमें आप क्या हटाएंगे मुझे ये भी समझ नहीं आता है, क्योंकि वो ग्रेव अपने आप से समतल ग्रेव है, उसमें कुछ समतल है, बिल्कुल मकबरा नहीं। साधारण सी कब्र है एक। हाँ, तो और प्लस वो जो पूरे का पूरा एरिया है वो एएसआई प्रोटेक्टेड है, जी एएसआई हिस्टोरिकल साइट है, तो उसको अपने आप में खत्म करना बहुत बड़ा इलीगल काम है। और लास्टली मुझे लगता है कि अगर आपको हिस्ट्री का, अगर मान के लीजिए कि आपको ये हिस्ट्री का चैप्टर नहीं पसंद, आपको औरंगजेब नहीं पसंद, उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उससे जुड़ी हुई सारे हिस्टोरिकल अवशेष को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ऐसे तो फिर बहुत चीजें हो सकती हैं। आप कल को बुद्ध कहें कि बहुत लोग आकर कहें कि भाई हमारे तो बड़े सारे इन्होंने विहार तोड़े हैं, उसके ऊपर मंदिर बनाए हैं, मैं बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे पास, मैं लिस्ट ला सकती हूँ, तो हम इन सारे मंदिर को तोड़ेंगे। तो फिर ये तो फिर ऐसे आप अपनी हिस्ट्री को तबाही करते जाएंगे। तो एक वॉर पाथ पे इंडिया जा रही है, जहाँ पर अगर आपको हिस्ट्री का कोई पर्टिकुलर पार्ट पसंद नहीं है तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर दो। ये क्या बात हुई? आपको नहीं पसंद, आपको नहीं पसंद, आप उसके खिलाफ बोल सकते हैं। ये इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पूरे का पूरा वो मकबरा ही जो भी उनकी ग्रेव है वो डिस्ट्रॉय कर दें। और ये कितनी खराब बात है कि 300 साढ़े 300 साल हो गए उस इंसान को मरे हुए, आप उसकी ग्रेव को आप खराब करें। तो बहुत ही ओछी सी बात है, एक बहुत ही बिलो द बेल्ट, बहुत ही खराब चीज है कि आप किसी की ग्रेव को ऐसे तंग करेंगे। तो मुझे लगता है बहुत बहुत ही खराब बात है। और मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ हासिल होगा, देश का कोई भला होगा, देश के लोगों का कोई भला होगा। किसी एक 350-400 साल पहले मरे हुए बादशाह की या व्यक्ति की अगर आप कब्र या समाधि कह ले, उसको आप खत्म कर देंगे तो उससे देश का क्या भला होगा, देश के लोगों का क्या भला होगा। तो इसका हम एक निचोड़ निकाल सकते हैं। रुचिका जी, आपकी और मेरी इस आपके इंटरव्यू की इस चर्चा के दौरान एक बात समझ में आ रही है कि औरंगजेब के नाम पर सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति यानी पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है
उसको बड़ी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। और आने वाले जो भी अलग अलग, जैसे अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव है, साल 2 साल बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा और कई राज्यों के चुनाव आएंगे, तो ये उन चुनावों की नींव अभी से इस औरंगजेब के मकबरे और उनके इतिहास को ला करके मजबूत की जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे लगता है ये जो राजनीति है औरंगज़ेब के नाम पे और मुस्लिम्स के नाम पे इन जनरल, अंग्रेज़ों के समय से होती आ रही है। अंग्रेज़ों ने ये पहले शुरू किया था गुड मुस्लिम, बैड मुस्लिम। अकबर हो गए गुड मुस्लिम क्योंकि वो बड़े quote unquote सेक्युलर थे, जी और ये हो गए बैड मुस्लिम, औरंगज़ेब हो गए बैड मुस्लिम। हाँ, उन्होंने दीन इलाही लाया और इन्होंने इस्लाम को फॉलो किया। जी, हालाँकि बहुत कम लोगों को पता, अकबर ने कोई नया रिलीजन नहीं स्टार्ट किया था। अच्छा। उसकी एक अपनी हिस्ट्री है जो अब आजकल हम बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से हिस्टोरियंस उसको देख रहे हैं। जी बट अब काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता कि अकबर ने अगर जिज़िया हटाया तो फिर उसके बाद 1575 में दोबारा वापस लाए, फिर 1579 में फिर से हटाया। तो जिज़िया की हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें भी आई थिंक एक बड़ी चर्चा हो सकती है कि जिज़िया पहले क्यों हटाया गया, फिर से क्यों लाया गया, फिर से क्यों हटाया गया, फिर शाहजहां लेकर आए उसको जी वापस, जी फिर उसके बाद औरंगज़ेब ने वापस उसको लेकर आए। जी तो ये जिज़िया की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, बट अंग्रेज तो कभी भी इतना डीप में देखते नहीं थे, बड़ी सुपरफिशियल, बड़ी सतही तरीके से उन्होंने हिस्ट्री को, इंडियन हिस्ट्री को देखा है। जी और उसमें ये आइडिया था कि भाई अकबर अच्छे मुस्लिम हैं, औरंगजेब बुरे मुस्लिम हैं। तो जो भी थोड़े से कट्टर मुस्लिम होंगे, वो उनको आप मान लीजिए कि भैया वो खराब मुस्लिम है, वो बैड मुस्लिम है, वो हिंदूज के खिलाफ है। ये आइडिया पहले, सबसे पहले अंग्रेज लेकर आए थे। इसी से उन्होंने फुट डालो शासन का शुरू किया था। भाई ये खराब मुस्लिम है और ये ऐसे हिंदू हैं जिनके ऊपर कॉन्क्वेस्ट हुआ है, जिनको कैप्चर कर लिया गया है। हिंदूज के बारे में भी कोई अच्छा व्यू तो रखते नहीं थे, अगर आप अंग्रेजी किताबें पढ़े तो। ये आइडिया था कि भाई हिंदूज तो बहुत ही वीक हैं, इसीलिए तो मुसलमानों ने इन पे कब्जा कर लिया। तो ये वो आइडिया भी अंग्रेज लेकर आते हैं, अंग्रेज लेकर बड़े मैस्कुलिनिटी। इनफैक्ट हिंदू कहने से पहले उनको वो लोग जो नॉन मुस्लिम्स थे यहाँ पर, उनको बोला जाता था जेंटूस, जो कि जेंटाइल से वर्ड आया है, जो कि बड़ा ही पेजोरेटिव टर्म है, उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो बड़े इनोसेंट हो, ऑलमोस्ट सैवेज हो, जिनका अपना दिमाग ना हो। तो ये एक बड़ा ही खराब आइडिया हिंदूज के लिए भी अंग्रेज लेकर आए। तो ये उन्होंने शुरू किया, और फिर क्योंकि आरएसएस वगैरह उसी समय में पैदा हुई, अंग्रेजों के समय में पैदा हुई, सावरकर, हेडगेवार जो लिख रहे हैं उसी समय में लिख रहे हैं, उसी धारणा से लिख रहे हैं। टू नेशन का जो सबसे पहला आइडिया विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी किताब में दिया है। तो ये आइडिया वहां से चलता आ रहा है, जहां पर औरंगजेब को एपिटमी बना दिया है एक बैड मुस्लिम की, और ये आइडिया है, और आरएसएस ने इसको बहुत फैन किया कि भाई आपको औरंगजेब नहीं बनना है, बाबर की औलाद नहीं बनना है, ये वो, हम बाबर की औलाद को नहीं जीने देंगे औरंगजेब। तो मुझे लगता है बड़ी कन्वीनियंट पॉलिटिक्स है आरएसएस, बीजेपी वगैरह के लिए, जहाँ पर अगर आप उनको डेवलपमेंट के बारे में बात ना करनी हो, रुपी कितना गिर रहा है उसके बारे में बात ना करनी हो, हमारा पासपोर्ट का स्तर कितना गिर गया है उसके बारे में बात ना करनी हो, तो औरंगजेब को ले आओ, औरंगजेब बचा देगा आपकी पार्टी को। तो मुझे लगता है कि बीजेपी आज जो टिकी हुई है, वो मुगल्स के बात करके ही टिकी हुई है। मुगल्स की लेगेसी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि बीजेपी भी उसको यूज करके ही अपने इलेक्शंस जीतती है, चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे वो बाबर हो, किसी को भी। तो ये एक, बट एट द एंड ऑफ द डे सतह पे तो बहुत खराब है, क्योंकि इससे लोग मर रहे हैं। ये सिर्फ बातचीत की राजनीति नहीं है, इससे जेन्युइन सर्कमस्टांसेस हैं, लोग मरते हैं। संभल में हिंसा हुई इससे पहले, तो ऐसे बहुत डिफरेंट जगहों पे हिंसा होती रहती है, लोग मरते हैं। तो आई थिंक इसीलिए ये बहुत ही खराब राजनीति है, क्योंकि इससे एक्चुअल में लोगों की जाने जानी जा रही है। मुगल लीजेसी की आपने बात की, मैंने मुगल लीजेसी पर आपका एक आज तक पर इंटरव्यू देखा था, मैंने, आपने दिया था, तो जरूर मैं उस पर भी बात करना चाहूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना काफी है। आज का हमारा सब्जेक्ट औरंगजेब था, तो औरंगजेब पर आपने काफी सारी जानकारी हमारे व्यूवर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स और तमाम हिंदुस्तान के लोगों को दी है, और इसी तरह से हिंदुस्तानी रिपोर्टर आपसे संपर्क करते रहेगा और आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेगा। फिर एक बार मैं आपका सभी की ओर से शुक्रिया अदा करता हूं रुचिका जी, कि हमारी मिलीजुली कोशिश से सही इतिहास लोगों तक पहुंच सके और लोग जो है इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फैलाए हुए झूठ से बच सके और एक दूसरे के दुश्मन जो है कम से कम धर्म के लिए न बने। ये हमारी आपकी मिलीजुली कोशिश जारी रहेगी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।